बंगाल में पहली बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार और यकीन जानिए ये बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट है। बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। बंगाल में बीजेपी 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करती नजर आई, वहीं टीएमसी को सिर्फ 81 सीटें मिली हैं। असम और पुडुचेरी में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। तो देखिए, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट है पश्चिम बंगाल में, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 2021 से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का उदय पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, जब 77 सीटें पार्टी को हासिल हुई। और इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल में वाकई कमाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें हासिल की हैं। 81 सीटें, सिर्फ 81 सीटों पर सिमटती नजर आई है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। तो देखिए, बीजेपी की बंगाल विजय के बड़े फैक्टर्स क्या हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। आखिर कौन कौन से वो बड़े फैक्टर रहे, जल्दी से एक नजर डालते हैं। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बड़ा रहा, लेकिन करीब 91 लाख नाम इसमें कटे थे। वो कई उसमें नाम रिव्यू में भी अभी है, उस एप्लीकेशन में है, लेकिन उसका इंपैक्ट माना जा रहा है कि पड़ा है। जी हां, और एसआईआर में 57 लाख हिंदू और 31 लाख मुसलमानों के नाम कटे। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट था। 31 लाख मुस्लिम नाम कटना भी काफी अहम रहा। अब राजनीतिक पंडित इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ममता के गढ़ में कैसे सेंध लगाई गई। मुस्लिम बहुल जिलों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जो कि अपने आप में कई लोगों को चौंका रहा है। मुस्लिम बहुल 118 सीटों में से 53 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई। और देखिए, टीएमसी के कब्जे वाली 119 में से 69 सीटें जीती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। शाह की रणनीति, अमित शाह की रणनीति की बात करें, बंगाल में पहली बार पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू। आप देखिए पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से अमित शाह ने किया है, और 44,000 बूथों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर वहां पर पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट किया गया। जी हां, कमजोर बूथों पर मैन टू मैन मार्किंग की गई और यह रणनीति भी काम कर गई। योजनाओं का लाभ मिला। ममता की योजनाओं का तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा और उससे बेहतर योजनाओं का खाका जनता के सामने पेश करने की कोशिश की। ममता की हर योजना की राशि को 3 गुना कर दिया गया बढ़ाकर, और इसका भी असर पड़ता नजर आया है। योजनाओं का लाभ का जहां तक सवाल है, ममता सरकार 1,000 रुपए देती थी, बीजेपी ने 3,000 रुपए देने का वादा किया, यानी जो राशि थी उसे सीधे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया और इसका फायदा मिलता नजर आया बीजेपी को। और देखिए, एक बहुत बड़ी चीज अमूमन माना जाता है समीर कि बीजेपी को अर्बन वोट ज्यादा मिलते हैं। ग्रामीण इलाकों में वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो गांव में, ग्रामीण इलाकों में 47.6% वोट हासिल हुए हैं। और टीएमसी की बात करें, वहां उनका वोट शेयर घटा है, 40.2% वोट उनको मिले हैं। तो ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी ने अपना इंपैक्ट बढ़ाया है। जी हां, और बीजेपी को करीब 7.5% ज्यादा वोट मिले हैं ग्रामीण इलाकों में। यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, सफलता है। 2021 में बीजेपी 40.1% वोट हासिल बीजेपी ने किए थे ग्रामीण इलाकों में। 2021 में टीएमसी को 48.2% वोट मिले थे ग्रामीण इलाकों में। अब महिला वोटर्स पर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा के मुद्दे पर जो महिला वोट बैंक है वो ममता बनर्जी से शिफ्ट कर गया है, टीएमसी से शिफ्ट कर गया है बीजेपी में। और आरजी कर पीड़िता की मां को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इस बार जो बीजेपी की तरफ झुकाव था वो एससी एसटी वोटर्स का भी नजर आया, यानी एक तरफ महिला फैक्टर और दूसरी तरफ एससी एसटी वोटर्स जो हैं उनका भी भरोसा बीजेपी के साथ नजर आया। और मतुआ समुदाय को लेकर बहुत बातें कही गई थी कि वो नाराज है, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी नाराजगी दूर कर दी थी बीजेपी ने। वो साथ आए हैं और आदिवासी इलाकों में भी 13% ज्यादा वोट मिले। आप देखिए कि हर सेक्शन में बीजेपी ने अपनी रीच बढ़ाई है। और सरकारी कर्मचारियों की बात करिए तो बंगाल के लिए बहुत बड़ा ऐलान था। 7वां वेतन आयोग तुरंत लागू करने का वादा किया गया था, और इसका इंतजार अगर देखा जाए, जो बंगाली बाबू हैं वो कर ही रहे थे, और वो भी बीजेपी ने वादा किया, और ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ।
बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता का रुख करेंगे। रवि, आप दशकों से बंगाल की सियासत को कवर कर रहे हैं, इतने चुनाव आपने देखे। इस बार का चुनाव और चुनाव के नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं, और बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पिछली 15 साल से जो ममता बनर्जी की सरकार थी, आज की तारीख में उसके प्रति लोगों में कितनी नाराजगी थी, कितना गुस्सा था। इतने सारे मंत्रियों का हार जाना, ममता बनर्जी का खुद हार जाना, और लोगों का इस तरह से सड़कों पर निकलकर जश्न मनाना, ये अपने आप में क्या बता रहा है? देखिए, मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले मैं शुरू करूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की है और आज ही बीजेपी में सीक्रेट मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो चुकी है। क्यों ऐसा कह रहा हूं कि समीक भट्टाचार्य जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, मैं उसका घर के सामने खड़ा हूं फिलहाल, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। उनका 2 घर है, वो कहीं पे नहीं है, उनके आसपास के जानने वाले लोग भी नहीं जानते वो कहां पे गए हैं, तो ये मायने रखती है। दूसरी बात, आपका सवाल का जवाब देता हूं। 2011 में जब लेफ्ट का जो शासन था, उसको दहस नहस करके जब ममता बनर्जी क्षमता में आई थे, तब भी ऐसे बहुत सारे चेहरे हार गए थे लेफ्ट फ्रंट के, जो कि माने जाने मंत्री थे, और उस बार भी सिंबल देख के वोट हुआ था, फेस देख के नहीं। और इस बार भी लोग जो है जो जिनको जिताया है वो सारे फेस देख के वोट हुए हैं, ना कि फेस देख के, सिंबल देख के वोट हुई है। तो इस बार बीजेपी से जितने लोग जीते हैं, 208 जो कैंडिडेट जीते हैं, उनमें बहुत सारा कैंडिडेट है जिनको हम लोग 3rd पोजीशन में सोच रहे थे पश्चिम बंगाल में आएंगे। जैसे अरूप विश्वास को हराया पापिया अधिकारी ने, फिर रत्ना देवनाथ का जीतना, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीता है बीजेपी के तरफ से, जिनको सोचा ही नहीं जा रहा था। जायंट किलर ऐसे इस बार बहुत है, उसमें से 23 ऐसे जायंट किलर्स को माना जा रहा है जो कि आने वाले जो मिनिस्ट्री फॉर्म होंगे उनमें उनका जगह हो सकती है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल का स्थिति वही है। ममता बनर्जी का जो सीट है वो 100 से नीचे आके सिमट गई है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शायद कुछ ऐलान भी करेंगे। ऐसा हो भी सकता है कि पार्टी की चेयरपर्सन पद से वो इस्तीफा दे दे, ऐसा हो सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं, ऐसा हो सकता है अभिषेक बनर्जी को अपना बागडोर संभाल दे। और ऐसा भी हो सकता है कि ममता बनर्जी कहीं से फिर से, जिससे तृणमूल कांग्रेस, बिल्कुल इसका इंतजार रहेगा रविशंकर दत्ता की ममता बनर्जी क्या कहती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि कई सारे जायंट्स किलर, अभी देखिए ममता बनर्जी भी चुनाव हारी हैं, तो ये अपने आप में पार्टी के लिए तो और बड़ा झटका है। और देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, इतनी सीटें जीतने की उम्मीद क्या थी? ये एक बड़ी लहर पश्चिम बंगाल में आई है 200 के पार, और आपके हिसाब से, हमने थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कई सारे फैक्टर्स बताए, लेकिन मेजर विनिंग फैक्टर जो बीजेपी के पक्ष में रहा, जो स्विंग कर गया कमल की तरफ, आपके हिसाब से वो क्या रहा? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहें तो हम लोगों को गुरुजन शिक्षा देते हैं ना, वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में होता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ने जैसा है। ये देश के दूसरे राज्यों जैसा सामान्य चुनाव नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था और मजाक भी उड़ाया जाता था कि भैया तुम्हारे जो आइडियोलॉजिकल जो संस्थापक हैं, आदि पुरुष हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जमीन पर तो कहीं हो ही नहीं, 0 सीटें हैं, फिर 3 हो गई। मतलब एकदम से बंगाल तो बिल्कुल अलग सोचता है। एक और बात जो कही जाती रही कि ये बंगाल का हिंदू है, ये उत्तर प्रदेश बिहार जैसा हिंदू नहीं, यानी हिंदू को भी अलग अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई। फिर क्या कहा गया, जय श्री राम यहां नहीं चलता है, ये जय श्री राम की भूमि थोड़ी ना, ये जय श्री राम का नारा क्यों लगाते? मजाक बनाते थे, टीएमसी के नेता कहते थे ये जय श्री राम क्या होता है, यहां आके लगाते हो, यहां कौन जानता है। ये जो हिटिंग थी, आप इन चीजों को अगर संदर्भ के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये इतना बड़ा मैंडेट कैसे मिला है। ये सिर्फ मैनेजमेंट का मैंडेट नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर उसमें मैनेजमेंट है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जो जीत लेने का जज्बा है, वो भूख है, वो सब शामिल है। लेकिन मूल रूप से क्या है कि आप मेहनत करते हैं, आप कोई लक्ष्य तय करते हैं, बरसों बरस उस पर लगे रहते हैं। 2014 का भी अमित शाह का बड़ा भाषण चल रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए कि जब आप हारते हैं तो किस तरह से। और एक और उसमें चीज शामिल हुई, मैं लगातार वो वीडियोस देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं दिखा, और जिनको नहीं दिखा क्या वो बौद्धिक बेईमान थे क्या? क्योंकि चुनाव हारना जीतना अपनी जगह होता है, लेकिन बड़ा वर्ग
कल सुबह तक कह रहा था कि नहीं नहीं एकदम कोई टीएमसी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। और हम लोग जब ये कह रहे थे कि जीते तब भी डर रहे थे कि भाई बंगाल में तो जो कुछ भी हो सकता है। जनता ने रिएक्ट किया। ये बीजेपी चुनाव नहीं जीती, जनता ने रिएक्ट किया, जिसको लगातार भय के साए में, और इसीलिए भय से बिल्कुल ये बात सही है आपकी, बिल्कुल ये बात सही है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो आम लोग हैं वो इस जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार के इतने सारे मंत्री अपनी सीटें हार जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाती हैं, यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। ये किसको नजर नहीं आया, किसको नजर आया, ये सब कहा जा सकता है कि सियासी बौद्धिकता का सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मिली बंपर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। मां गंगा के इर्द गिर्द बसे राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर पर पहुंचे, जीत का जश्न मनाया गया और उसी दौरान पीएम मोदी की तरफ से ये बातें कही गई। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। और अब आपको भगवा में भारत की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी किया गया कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला है। भगवा में कैसे भारत हो गया है, ये आप देखिए, मैप पर आप नजर डालेंगे तो हर तरफ आपको भगवा रंग ही नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी का सैफरन कलर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जी हां, 30 सालों की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। पश्चिम बंगाल में भी कमल खिल चुका है। असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। ओडिशा, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, हर जगह भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी है। और पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी ने ये जो सफलता हासिल की है, ये अपने आप में कमाल है। और अब जरा बंगाल और असम की विजय का मतलब भी समझिए। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, यानी गठबंधन की सरकार है। 17 में बीजेपी की डायरेक्ट अपने बूते सरकार है। 78% आबादी पर बीजेपी और सहयोगियों का एक तरीके से कहा जाए शासन है, वहां पर सत्ता है उनके हाथ में। और 72% भूभाग पर बीजेपी और सहयोगियों का राज है। विपक्षी दल 8 राज्यों में अब सिमट चुके हैं। विपक्ष के सभी पावर सेंटर लगभग ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। और 2029 के लिए बीजेपी की किलेबंदी भी अब मजबूत हो गई है। विजय रथ ये जो बढ़ रहा है, आने वाले बड़े चुनावों के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के संगठन के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है। बिल्कुल। और हमारे साथ इस वक्त गौतम लाहिड़ी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गौतम दा, आप कैसे देखते हैं इस जीत को? क्योंकि टीएमसी का जो रुख और रवैया नजर आ रहा है, उसमें कहीं भी इस बात को लेकर चिंता या मंथन की बात नहीं कही जा रही है कि हार
किस वजह से हुई, जनता में कैसे इतनी बड़ी नाराजगी थी जिसको हम भांप नहीं पाए, बल्कि एक आक्रामक रुख ज्यादा नजर आ रहा है। खुद ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई 100 से ज्यादा सीटों की लूट हुई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ममता बनर्जी की, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसमें बड़े हमले बोलने की तैयारी है। ये जो रुख और रवैया है, इससे सियासी तौर पर फायदा होगा या और ज्यादा नुकसान होगा? देखिए, ये चुनाव का नतीजा देखने के बाद जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी नतीजा देख रहा था जी, इसमें इस कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें टीएमसी को हारना बिल्कुल असंभव लग रहा था। ओके, लेकिन ये सीट भी भाजपा का पक्ष में गया है, तो ये कारण है, ये दर्शाता है। सबसे पहले जो बात है, एक तो है प्रतिष्ठान, जिसको कहा जाता है प्रतिष्ठान विरोधी भाव, एवं तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे स्थानीय नेता का जो भ्रष्टाचार उन लोगों ने सामने देखा है। हाँ। जो हमने दरकिनार किया था कि इतना गुस्सा लोगों में रोष हो सकता है। तीसरी बात यह है कि साथ बीजेपी बहुत सक्सेसफुली जो हिंदू के ऊपर जो हिंदू को दरकिनार किया जा रहा है, ये भावना लोगों को मन में, लोगों को जहन में ऑलमोस्ट उसको मैंने घुसा दिया, ऐसे कि लोग सोच रहे हैं कि हिंदू शायद बंगाल में खतरा में आ सकता है। ये कारण है कि हिंदू कंसोलिडेशन भी हुआ है। तो ममता के खिलाफ प्रतिष्ठान विरोधी, जिसको कहा जाता है भ्रष्टाचार, साथ साथ हिंदू कंसोलिडेशन, ये एक बड़ा कारण है। लेकिन मैंने ये भी देखा, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे, शायद आज घोषणा ये भी हो सकता है कि कुछ सीटों के ऊपर वो कोर्ट में, अदालत में जा सकते हैं, क्योंकि 50 सीट ऐसे है जिस 50 सीट में 25 टीएमसी जीता, 25 भाजपा जीता, जिसमें जितना वोट काटा है उससे मार्जिन कम है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ने कहा था, जयमल्ल बागची, अगर 2% मार्जिन है और वोट काट गया 15%, उसको हमको देखना पड़ेगा। तो इसी को संज्ञान में लेती है। कुछ मामले ऐसे कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है, लेकिन भाजपा भी जा सकते हैं, सिर्फ टीएमसी नहीं, क्योंकि भाजपा भी हारे है ये वोट काटने के कारण। बिल्कुल, ये 25 बिल्कुल जो 58 और सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जो थोड़ी देर पहले हमने एक फैक्ट भी बताया, जो एसआईआर के तहत 90 लाख के करीब वोट कटे, उसमें हिंदू कम्युनिटी के वोट ज्यादा है, मतलब वोटर्स ज्यादा हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये भी तो एक उस चीज का काउंटर है कि अगर कोई कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके वोट को काटा गया, तो 63% हिंदू हैं उसमें। बिल्कुल। गौतम सर, या एकदम बिल्कुल सही है, जैसे बहुत जगह। लेकिन अद्भुत बात है, जैसे आदिवासी वोट काटा है, फिर भी जंगल मल ने बीजेपी स्वीप किया है। मथुआ वोट काटा है, मथुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी स्वीप किया है। इसका दूसरा कारण भी हो, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो नंबर्स बीजेपी के पास है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर कुछ सीटों पर क्लेम भी हो जाता है, कुछ इधर उधर भी हो जाता है, तो शायद सरकार आराम से बीजेपी की चलती रहेगी। नंबर्स बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है। और देखिए, ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जिस पर सबकी निगाहें हैं। आज शाम 4 बजे मीडिया से वो बात करेंगी। क्या कहेंगी ममता बनर्जी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से किस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, क्या कोई नई बात रखी जाएगी, अपने लिए कोई खास ऐलान है, अपनी पार्टी के लिए कोई खास ऐलान किया जाएगा, ये सारे सवाल हैं ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। और टीवी 9 से बातचीत में ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। पोलिंग बूथ पर मेरे साथ मारपीट की गई, यह कहा ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है, यह कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। क्या किया आपके साथ? आपको मारा, फिजिकली हैंडल किया, हमको मैन हैंडल किया, हमको घूम करके घुसी मारा, लात मारा। आपको मारा? हाँ, हमको मारा, हमको एजेंट को भी मेरा। पुलिस और बीजेपी गुंडे, पुलिस दो, आपको जबरदस्ती निकाल दिया बाहर। हाँ, वो तो 4 घंटे से हम बाहर में बैठे हैं, हमारा कोई एजेंट को घुसने नहीं दिया। हम जीत रहा था, और भी जो सीट है उसको हमको जीतने का सीट है, लेकिन तो अब भी एक काउंटिंग एजेंट को अलाउ नहीं किया, पूरा वो सब ईवीएम मशीन हटा दिया। लेकिन ये तो जबरदस्ती है दीदी, पूरा जबरदस्ती। इमोरल है, इट इज टोटली, दिस इज द कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी। हम मांगा, हम स्टॉप करने 4 बजे लेटर दिया। तो ममता बनर्जी के आरोप सुने आपने। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रही कि उनके साथ भी मैनहैंडलिंग की गई। कुमार कुंदन कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
कुमार, सारे फैक्टर्स पे बात की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को एक जन नेता के रूप में देखा गया। हमने उनकी छवि देखी है, राजनीतिक छवि। हवाई चप्पल में वो जो लोगों के बीच घूमती फिरती, बात करती और सहज नेता के रूप में जानी जाती है। लेकिन चुनाव के दौरान धीरे धीरे ही सही, क्या बीजेपी उनकी इमेज को निरंकुश एक अहंकारी शासक के रूप में बनाने में सफल रही? क्योंकि आरजी कर मामला हो या कई मामलों, उसमें जिस तरह की संवेदना की उम्मीद की जा रही थी, शायद क्या वहां पर थोड़ी विफल हुई ममता बनर्जी? वो पब्लिक कनेक्ट जो ममता का था, वो क्या टूट गया था? वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रही थी और स्त्री धन का लाभ हर राज्य को मिला चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी के पैसे देने के बावजूद महिलाओं ने एक तरीके से डिग्निटी को प्रायोरिटी दी, जबकि पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी। 2-3 ऐसी घटनाएं हुई, चाहे संदेश खाली की बात करें या आरजीकर की बात करें या फिर उनके कुछ बयान कि शाम को 7 बजे से बाद महिलाएं क्यों निकलती हैं। तो एक भद्रजन महिलाओं का जो पक्ष था, उनमें रोष आया, और वो रोष मैंने आरजीकर को कवर करते हुए देखा था कि 1 महीने तक महिलाएं कोलकाता की सड़क पर थीं और उसके बाद भी समय समय पर वो प्रोटेस्ट होता रहा। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक विरोध का स्वर उनके खिलाफ जरूर उठा, जो कि जनमानस में तब्दील हुआ और उसकी परिणति कल हमें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पार्टी चुनाव हारी है, जिसमें कि ममता बनर्जी से इतर उनके जो आसपास के लोग थे, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा, और जिस तरीके से वो लोग मैन हैंडलिंग करते थे, जिस तरीके से घर पे कब्जा करना और भी तमाम तरह की जो स्थानीय परेशानियां थी, वो परेशानियों ने लोगों को ज्यादा परेशान किया, और यही वजह है। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फैक्टर को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, और उसका बहुत ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी देखने को मिला, क्योंकि एक नैरेटिव ये बना कि कहीं ये भी बांग्लादेश न बन जाए। तो आप अगर देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि चाहे सिलीगुड़ी का इलाका हो या मालदा का इलाका हो, मुर्शिदाबाद का इलाका हो, कई सारे ऐसे इलाके थे जहां जो काम असंभव लगता था वो काम संभव होता हुआ दिखा, और पार्टी की हार हुई यहाँ पे। रवि, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ, और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई अहम बातों का कल जिक्र किया गया है। अंग बंग और कलिंग ने बीजेपी एनडीए को चुना, यह कहा पीएम मोदी ने। विकसित भारत के लिए तीनों स्तंभों का मजबूत होना जरूरी है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। और अब आपको बंगाल विधानसभा में जनसंघ से बीजेपी तक के सफर के आंकड़ों को
दिखाते हैं और इसके जरिए आपको बताते हैं कि 1952 में बंगाल विधानसभा में जनसंघ को 9 सीटें मिली थी, जबकि वोट शेयर 5.8% था। आज 2026 में बीजेपी को 206 सीटें मिली हैं, जबकि वोट प्रतिशत 46% का रहा है। आप देखिए ये शिफ्टिंग और ये यात्रा कितनी बड़ी और कितनी लंबी है। और आइए अब आपको बंगाल विधानसभा में बीजेपी के सफर के बारे में भी बताते हैं। 1982 से 2011 तक एक लंबा वक्त बीजेपी के पास कितनी सीटें थी? 0, 0। 2016 में 3 सीटें हासिल होती हैं बीजेपी को, जबकि वोट मिले 10.16%। 2021 में 77 सीटें बीजेपी को मिली, जबकि 38.15% वोट शेयर बीजेपी का रहा। और 2026 की सफलता की कामयाबी की कहानी तो हमारे सामने है। 206 सीटें हासिल करके पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। और अगर वोट शेयर की बात करें तो वो है 45.84%, 45.84%। और समीर, अब बात करते हैं ममता के हैट्रिक की। जी हां, मतलब एक और प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में गई है इस चुनाव में। बात पूर्वोत्तर राज्य असम की, तो असम में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनेगी। 126 संसदीय विधानसभा में 102 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। बीजेपी को इसमें 82 सीटें मिली हैं। आप देखिए ये एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी यहां रिपीट करेगी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को मीट करना भी एक चुनौती थी। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, बंगाल की हमने बात की, हर एंगल से बीजेपी की जीत के फैक्टर की बात की और वहां पर देखा कि पूरी की पूरी बीजेपी की कोर टीम लगी हुई थी। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि असम में हिमंता के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया उन्होंने, वो स्टार फेस जिस पर बीजेपी को जीत मिली है? रुपेश, लगता है माइक ऑन नहीं है आपका। शर्मा ने कहा जी जी जी, आवाज आ गई आपकी, आवाज आ गई। कलिंग और कामरूप, तो उसमें थोड़ा ऐड ऑन किया, हेमंता विश्व शर्मा ने थोड़ा ऐड ऑन किया, अंग बंग कलिंग और कामरूप को जोड़ दिया। यानी कि ये जो जीत है पहले अंग में, फिर बंग में और उसके बाद से कामरूप। और ये जो 3 राज्य हैं, इन तीनों राज्यों की जीत को मेगा इवेंट बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए बिहार की जीत के बाद से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बीजेपी का हुआ, एक साधारण तरीके से वहाँ शपथ ग्रहण हुआ। लेकिन अब 7 मई को जब वहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसको एक बड़ा इवेंट बनाया जा रहा है गांधी मैदान में। उसी तरह से बंगाल में होगा और उसी तरह से असम को लेकर भी तैयारी चल रही है, जिसका जिक्र कल हेमंता विश्व शर्मा ने भी किया कि असम की जीत को, ये जो हैट्रिक है, इस हैट्रिक को एक बड़े रूप में हम, यानी कि यहाँ जो शपथ ग्रहण होगा वो भी बहुत बड़े रूप में होगा। आज हेमंता विश्व शर्मा अपने सभी विधायकों से मिलेंगे। बीजेपी के सिर्फ 82 विधायक हैं और हेमंता विश्व शर्मा की आपने चर्चा की कि उन्हीं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, बड़ा चेहरा। हेमंता विश्व शर्मा जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब यहाँ पर बीजेपी के मात्र 5 विधायक थे और 5 से लेकर के 82 तक का सफर हेमंता विश्व शर्मा के ही कंधों पर रहा है। खास करके जब सर्बानंद सोनोवाल के बाद से जब हेमंता विश्व शर्मा जब मुख्यमंत्री बने और इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार, भले ही यहाँ ये बीजेपी ने हैट्रिक लगाई हो, लेकिन पहली बार हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने उनका अपना जो एजेंडा है, हिंदुत्व या कहें कि हार्ड हिंदुत्व और विकास, दोनों एजेंडे को लेकर के 5 वर्षों का उनका अपना कार्यकाल। बीजेपी का अगर देखें तो बीजेपी का 10 वर्षों का कार्यकाल और हेमंता विश्व शर्मा का अपना 5 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व से लेकर के और विकास को भी। ठीक है, बिल्कुल रुपेश, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और इस वक्त हम तस्वीरें देख सकते हैं, ये दिल्ली का सीआर पार्क इलाका है, चितरंजन पार्क, जहां पर बंगाली कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पर पहुंचे हैं नितिन नवीन, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन यहां पर कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए खास क्योंकि पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने के बाद, जबरदस्त विजय हासिल करने के बाद नितिन नवीन यहां पर पहुंचे। और अब बात करते हैं तमिलनाडु के विजय की। जी हां, तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके का शानदार प्रदर्शन रहा। टीवीके ने 108 सीटें जीती हैं, बहुमत से 10 सीटें ही दूर हैं और डीएमके को 59 सीटें मिली। स्टालिन चुनाव में हार गए, 47 सीटों के साथ एआईएडीएमके तीसरे स्थान पर है।
और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं। 10 सीटों की महज दूरी रह गई बहुमत से। ये 10 सीटें जो हैं, ये कितनी बड़ी मुश्किल इस वक्त टीवीके के लिए, क्योंकि वाकई अगर कामयाबी की बात की जाए, सफलता की बात की जाए, तो अपने आप में इतिहास रच दिया है एक्टर विजय ने। लेकिन अभी मौजूदा हालात में वो किस गठबंधन के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के, जो ये 10 सीटों की कमी को पूरा कर सके? आनंद जी देखिए, अभी हम चेन्नई में टीवीके का जो हेडक्वार्टर है, यानी कि विजय की पार्टी का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है और साथ ही साथ यहाँ पर जो जीते हुए उम्मीदवार है पार्टी के, वहाँ पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर गए हैं। अब से कुछ देर में यहाँ पर विजय पहुँचेंगे और जो पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको लेकर वो अपना आगे की जो उनकी जो रणनीति है उसके बारे में ही बताएंगे। आप देखिए कैसे जो पार्टी का दफ्तर है उसको सजाया गया है रंग बिरंगे बैलून से, और यही जो कलर है ये येलो और पिंक, ये उनकी पार्टी का फ्लैग भी है और उस कलर सजाया गया। बगल में तस्वीरें भी लगाई गई हैं कैसे मुख्यमंत्री के तौर पे विजय बैठे हुए हैं और आगे देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। और रही बात किस तरह से वो आंकड़े दुरुस्त करेंगे, तो जिस तरह से उनके पिताजी ने भी कल बोला था कि कांग्रेस जो है उनके ज्यादा करीब है, और राहुल गांधी ने कल शाम को ही विजय से फोन पे बात करके उनको जीत की बधाई दी थी। इसके साथ साथ कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा सीपीएम के 2, सीपीआई के 2 और वीसीके के 2, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो विजय की जो पार्टी है वो बहुमत के करीब पहुंच जाती है। लेकिन जो बाकी जो बड़े दल है वो भी ये जान गए हैं कि तमिलनाडु की जनता का मूड क्या है, और उन्होंने विजय को सत्ता सौंपी है, यानी कि तीसरे विकल्प को तमिलनाडु की जनता ने चुना है। तो ऐसे में अगर उनको बहुमत नहीं भी मिल पाता है तो इस बात की भी संभावना है कि बड़े जो दल है वो सरकार को फिलहाल अस्थिर करने की कोशिश ना करे, विजय को कुछ समय तक सरकार चलाने दे। लेकिन ये बात की बात रही, फिलहाल ये विजय को तय करना है कि वो समर्थन किससे लेंगे, क्योंकि डीएमके के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, एआईडीएमके को उन्होंने ज्यादा अटैक नहीं किया, बीजेपी को वो अपना आइडियोलॉजिकल विरोधी बताते रहे। तो बिल्कुल सही बात है। और बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले भी गठबंधन को ऑफर मिला था एक्टर विजय को, कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर मिला था, कांग्रेस का जो एक धड़ा है वो भी उनके साथ जाने की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने किसी के ऑफर को स्वीकार नहीं किया। अब इतनी जबरदस्त सीटें हासिल करने के बाद एक्टर विजय के बारे में फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व के वो ज्यादा करीब कदम की दूरी है, 10 कदम की दूरी। और इस 10 कदम की दूरी वो किसका हाथ पकड़ के तय करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।